Hi guys, welcome to my channel, and in today's video we are going to study about the Act of Settlement 1781 and Pitt's India Act 1784. अब ये जो दो एक्ट आए वो आखिरकार आए क्यों थे? इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. ओके, अब ये जो दो एक्ट थे ना, जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, उन शॉर्ट कमिंग्स को एड्रेस करने के लिए ये एक्ट्स आए थे। ठीक है, अब ये शॉर्ट कमिंग्स आखिरकार थी क्या? सो बेसिकली दीज वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773. ठीक है, एक तो ये कि भाई गवर्नर जनरल जो था बंगाल का, उसके पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पावर थी। कैसे थी वो लिमिटेड पावर? वी हैव ऑलरेडी सीन कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था गवर्नर जनरल का, उसमें 4 मेंबर्स थे, और अगर गवर्नर जनरल को भी काउंट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर हो गए 5 मेंबर्स, और इन 5 मेंबर्स में से वोटिंग होती थी, और इन वोटिंग में जिसकी भी मेजोरिटी नंबर होता था उसके डिसीजन को फाइनल कर दिया जाता था। अब भले ही उस मेजोरिटी डिसीजन में गवर्नर जनरल साथ हो और चाहे ना हो, विच मीन्स कि अगर एक डिसीजन आया है और उस डिसीजन के अगेंस्ट भी है अगर गवर्नर जनरल, तब भी वो पास हो जाएगा, और वो पास हो जाएगा पर उसकी जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होगी वो पूरी की पूरी होगी गवर्नर जनरल की। मतलब कि भाई उसने किया दिया कुछ नहीं, पर मुसीबत सारी आई उसके सर। तो एक तो ये था। दूसरा क्या रहा हमारा कि भाई जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और जो कि इनके सबॉर्डिनेट बना दिए गए थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को, उनके बीच में जो भी इश्यूज रहेंगे या फिर किन चीजों पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रूल्स बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, और किस पर गवर्नर ऑफ बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर हैं वो डिसीजन लेंगे, वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। कोई भी डिमार्केशन ऐसी नहीं करी गई थी कि अच्छा ठीक है, एजुकेशन पे आप बनाओगे, पुलिसिंग पे आप बनाओगे, अच्छा गवर्नर ये जो स्टेट वाले रूल्स है ना या स्टेट इश्यूज हैं उन पे आप बना देना। कुछ भी सर्टिफाइड नहीं था, क्लियर नहीं था कि अच्छा जी ये स्टेट इश्यूज हैं या फिर ये सेंट्रल इश्यूज हैं, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं था। सो दैट वाज आल्सो अ प्रॉब्लम। एंड द थर्ड प्रॉब्लम बीइंग कि गवर्नर जनरल की जो इन काउंसिल थी, विच मीन्स 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स प्लस एक गवर्नर जनरल, अब ये लोग कोई भी डिसीजन बनाते उसका मतलब ये वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब ये कैसे हो रहा था? ये लोग मिलकर जो भी डिसीजन फॉर्म करते, अगर एक लॉ पास करते, तो उसका क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर नहीं कर रहा था। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर रहा था कि भाई अब तो सही से चीजें नहीं चल पा रही हैं। तो अब इनको एड्रेस करने के लिए, इन ड्रॉबैक्स को एड्रेस करने के लिए आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब ये जो हमारा फर्स्ट है, गवर्नर जनरल, ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये वाला ड्रॉबैक कवर किया गया या एड्रेस किया गया इन एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। और ये जो दो हैं, ये दो ड्रॉबैक्स हैं, ये कवर किए गए थे इन पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब देखिए, हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो 1777 तक जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच की लड़ाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। भाई तबाही मच रही थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर गवर्नर जनरल डिसीजन लेता उसको सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर देता, मना कर देता, या फिर एग्जीक्यूट नहीं होने देता। अब ये जो गवर्नर जनरल चला बंगाल का, वो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जो कि थे 24 इन मेंबर्स। ओके, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास गया और कंप्लेन करी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सारी बात बता दी कि देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसे ही हस्तक्षेप चलता रहेगा तो फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं हो पाएगा, फिर तो भूल जाओ कि हम कुछ भी कर पाएंगे। ये उन्होंने सीधे सीधे क्लेरिफाई कर दिया था। अब यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट को थोड़ी सी दया आ गई इन लोगों के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी फॉर्म करी इन हाउस ऑफ कॉमन्स में, और उस कमेटी का नाम रखा गया टोशेट कमेटी। ओके, अब इस टोशेट कमेटी के रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के ऊपर ही आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, जो कि क्लियरली डिफाइन करता है और डिवाइड करता है पावर्स बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट। सीधे सीधे बता दिया कि भाई ये जितने भी पावर्स हैं ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर हैं, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप या फिर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, एंड वाइस वर्सा विद द गवर्नर जनरल एज वेल, कि भाई ये अब आपके अंदर आता है गवर्नर जनरल, तो अब आप सिर्फ इन पर ही रूल्स और लॉज और पॉलिसीज बना पाओगे, और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि ये चीजें आपके अंडर आती हैं,
सिर्फ आप उन पर ही रूल्स लॉज बना पाओगे, इससे आगे आप जाने की कोशिश मत करना। विच बेसिकली मेंट कि इनका ज्यूरिसडिक्शन तय किया कि कहां कहां तक आप सीमित हैं और कहां कहां तक आप लॉज बना सकते हैं। ठीक है, देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि भाई रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स होंगे, जितने भी पैसे का लेन देन जितना भी होगा, आप उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा अंडर होगा गवर्नर जनरल। ओके, और सुप्रीम कोर्ट से एक और चीज बोली गई कि देखो आप ना अपनी हदें पार मत कीजिए अब, ठीक है। आप ना जो भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जो इंडियन कल्चर है, बेसिकली इंडियन कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, आप उनको डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप उनको रिस्पेक्ट कर सके। हिंदू जो होंगे उनको आप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करें, उनके हिसाब से ही उनके ऊपर लागू करें और उसके ही हिसाब से डिसीजन सुनाएं। और मुस्लिम लोगों को अगर आप ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल हो रहा है मुस्लिम्स का, तो वो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जो भी डिसीजन दें वो मुस्लिम लॉ के आधार पर दें। ऐसा उन्होंने सीधे सीधे क्लियरली बोला। तो अगर आप देखें तो इस लॉ में, इस एक्ट में ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई थी उसको शांत कराने के लिए तो उन्होंने ये चीज बता दी गई थी, और यहाँ पे क्लियरली बताया, इस जितना भी मैंने बोला उससे ये चीज तो क्लेरिफाई होता है कि गवर्नर जनरल को एक अपर हैंड दे दिया था ओवर सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल हो गया था गवर्नर जनरल, और ये सारी चीजें बताई गई थी एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। तो जो हमारा एक ड्रॉबैक था वो तो हमने कवर कर लिया, ठीक है, जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में लड़ाई चल रही थी, वी हैव कवर्ड दैट, और उस कवरिंग में हमने पढ़ा अपना एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ओके, अब हम आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में। पिट्स इंडिया एक्ट में हमारे दो ड्रॉबैक्स बच रहे थे, है ना, अब वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। वो दो ड्रॉबैक्स क्या थे भाई, एक तो गवर्नर जनरल के अंडर एक लिमिटेड पावर, एंड सेकेंडली गवर्नर जनरल के अंडर जो भी मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे उनके बीच में जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे कि भाई मद्रास किन चीजों पर, जो एक तरीके से स्टेट्स ही हो गए, तो स्टेट्स किन चीजों पे रूल्स बनाएंगे और गवर्नर जनरल किन चीजों पे रूल्स बनाएगा, और ये जो गवर्नर हैं बॉम्बे और मद्रास के, ऐसे कौन से मैटर्स होंगे जिनके लिए उन लोगों को जाकर गवर्नर जनरल से रिपोर्टिंग लेनी पड़ेगी या फिर परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं था। ओके, तो इन सब चीजों को भी यहाँ पर डील किया गया। तो अब आप देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ। एक विलियम पिट नामक आदमी था, वो 1780 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया और 1783 में प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। सो ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, अब ये जो विलियम पिट था, इस समय पे जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उस समय का प्राइम मिनिस्टर था, और उसी का नाम पे, पिट के नाम पर रखा गया नाम पिट्स इंडिया एक्ट। ओके, और अगर हम देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट का दूसरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला गया जस्ट बिकॉज विलियम पिट वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। ठीक है, हम देखें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अब ये देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट आया क्यों था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल तो इस्टेब्लिश कर रहा था थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब रेगुलेट कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था, ये सारी चीजें कर रहा था, बट ओनली इन बुक्स। पर अगर देखा जाए तो एक्चुअल कंट्रोल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही अंडर था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था कि भाई हमारा ना पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा पावर होना चाहिए ओवर दी ईस्ट इंडिया कंपनी, के हम उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए, और इस वजह से उन्होंने लेकर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ड्रॉबैक्स को ही एड्रेस करने के लिए नहीं आया था, बट इट ऑल्सो केम इन ऑर्डर टू गिव ब्रिटिश गवर्नमेंट मोर पावर। ओके, अब हम पिट्स इंडिया एक्ट को समझेंगे इन 6 एस्पेक्ट्स। ओके, अब ये 6 एस्पेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड रेवेन्यू। ओके, ये सारे ही एस्पेक्ट्स जो है वो हर एक्ट में हम कवर करेंगे। अब चाहे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो 3 इन नंबर, राइट, पिट्स इंडिया एक्ट हो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, या फिर हमारा इससे भी पहले रेगुलेटिंग एक्ट हो। रेगुलेटिंग एक्ट में भी वी कवर्ड ऑल द 6 एस्पेक्ट्स। सो
इन एवरी एक्ट विच विल कम फर्दर एज वेल, और जो अभी भी चल रहा है उनमें ये 6 एस्पेक्ट्स कवर होंगे ही होंगे। इससे क्या होगा कि आप मेंस राइटिंग में भी आपको बहुत हेल्प होगी, बिकॉज जब आपको पॉइंटर्स मिल जाते हैं ना तो आप कंटेंट बहुत अच्छे से लिख पाते हो, है ना, और एग्जामिनर को भी चीजें अच्छे से समझ आती है। तो लेट्स टॉक अबाउट मोनोपोली ऑफ ट्रेड। मोनोपोली ऑफ ट्रेड में कुछ चेंज था क्या? सो इफ वी सी, मोनोपोली ऑफ ट्रेड में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं था। ओके, अगर देखें तो 1600 से लेके 1784 तक ऐसी ही मोनोपोली चल रही थी। कैसी? देखिए, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के वेस्ट से लेके केप ऑफ गुड होप के ईस्ट तक सब कुछ कवर्ड रहेगा अंडर दिस मोनोपोली। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, और केप ऑफ गुड होप के ईस्ट से लेके अप टिल द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, एवरीथिंग वाज कवर्ड अंडर द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दैट मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस पूरे एरिया में ट्रेड कर सकती है, उसके पास मोनोपोली रहेगी इस एरिया की, विच बेसिकली मीन्स कि कोई दूसरी कंपनी ब्रिटेन से आकर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकती है। ओके, सो वी हैव कवर्ड दैट। मोनोपोली बिल्कुल सेम रही है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में भी सेम थी, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी सेम थी। ओके, सो देयर हैज बीन नो चेंजेस इन दैट। नाउ नेक्स्ट कम्स आर कंट्रोल ऑफ कंपनी। अब कंट्रोल ऑफ कंपनी में चेंजेस हुए, और अच्छे खासे चेंजेस हुए। अगर हम पहले देखें तो क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि 24 इन नंबर थे। वो दोनों ही दोनों पावर संभालते थे, कमर्शियल पावर भी और पॉलिटिकल अफेयर्स भी। तो जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो दोनों ही अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और उनकी पावर थी। विच मीन्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, वो कमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स दोनों पे ही पॉलिसीज फॉर्मेशन कर सकते थे। ठीक है, पर पिट्स इंडिया एक्ट ने इस चीज को पूरी तरीके से बदल दिया, और पिट्स इंडिया एक्ट ने इन पावर्स को डिवाइड कर दिया, और डिवाइड ही नहीं किया, एक नई बॉडी भी फॉर्म करी इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल द पॉलिटिकल अफेयर्स। लेट्स सी इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। एज वी हैव सीन, पिट्स इंडिया एक्ट ने पावर्स को डिवाइड किया इनटू which was political affairs and then commercial affairs. Commercial affairs जो थे वो कर दिए गए under the court of directors which were 24 in numbers. Okay? पर पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए उन्होंने एक नया बॉडी फॉर्मेशन किया, और उस नए बॉडी को नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि 6 इन नंबर थे। और जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स होंगे, सिविल हो, मिलिट्री हो, और जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स थे, वो आ जाएंगे अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर क्या क्या आया? सिविल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल अफेयर्स। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब इन तीनों के ऊपर पॉलिसी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी फॉर्मेशन करेगा ओनली ऑन कमर्शियल अफेयर्स। ओके, बट यहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स आई, जो कि हम बाद में देखेंगे, पर पहले पढ़ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक 6 मेंबर्ड बॉडी था। ये गवर्नमेंट बॉडी था, विच वॉज बेसिकली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स थे? तो देखिए, ये हेड करेगा, ये प्रेसाइड होगा बाय दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, SOS इसके ऊपर हेड करेगा, बैठेगा। ओके, मतलब ये राजा है इस वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। फिर प्लस 4 प्रिवी काउंसलर्स होंगे। ये प्रिवी काउंसलर्स जो है वो नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश किंग या क्वीन। ओके, और एक एक्सचेकर होगा। तो इनको मिलाकर हो गए हमारे टोटल 6 मेंबर्स। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम्स और ये सारी चीजें क्या आ रही हैं और क्या नहीं रही। उससे पहले ये समझते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब इस्टेब्लिश हुआ ना, तो डबल गवर्नमेंट आई। कैसे आई? देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से था ही, फिर अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी जुड़ गया, तो अब डबल गवर्नमेंट हो गई ना एक तरीके से। जैसे कि पहले हो रहा था, डुअल गवर्नमेंट हो रहा था ना वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे, जब वहां पर क्या था कि दीवानी राइट्स अलग और निजामियत राइट्स अलग हो गए थे। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी डबल गवर्नमेंट हुआ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीवानी एंड निजामियत राइट्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है इन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, अब देखो तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स भी थे। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में क्या हुआ कि मतलब पहले हुआ करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और ये कंट्रोल करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। इनकी जो कंट्रोलिंग पावर थी ना, वो भी छीन ली गई, उनकी कंट्रोलिंग राइट्स भी छीन लिए गए बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। हमने देख लिया था पहले कि गवर्नर जनरल जो था, उसके ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठते थे। ओके, अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब हमने समझ लिया, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स ही संभाल रहे हैं, राइट? कमर्शियल अफेयर्स ही संभाल रहे हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स, सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स
ये सारे चले गए अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम गवर्नर जनरल की। अब हमने जो पहला वाला ड्रॉबैक देखा था ना कि भाई गवर्नर जनरल के पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड पावर्स थी, वो लिमिटेड पावर्स यहाँ पर एड्रेस होंगी। कैसे? देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके नीचे है हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसके पास 4 मेंबर्स हैं। ओके, अब इन 4 मेंबर्स को घटाकर 3 मेंबर्स कर दिए गए बाय पिट्स इंडिया एक्ट। अब इस चीज से बहुत ज्यादा तहलका मच गया था, बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस आए थे। ठीक है, वो कैसे हम आगे देखेंगे। ये सेम चीज करी गई थी फॉर द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3 मेंबर्स कर दिए गए थे और गवर्नर ऑफ मद्रास के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी 3 मेंबर्स कर दिए गए थे। ओके, लेट्स सी अबाउट दी सेंट्रल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर में कैसे क्या हुआ, देखिए जो मैंने बोला था ना कि बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए थे, वो कैसे आए थे। पहले देखो, तो ये जो गवर्नर जनरल था और एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, ये 4 थे इन नंबर, राइट। तो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर्स को मिलाकर हो रहे थे पूरे पूरे 5 मेंबर्स, जो कि डिसीजन लेते थे और मेजोरिटी के बेसिस पे डिसीजन होता था। और भले ही 3:2 हो जाए और इस 3 में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो मान लिया जाएगा, राइट, वो फाइनल हो जाएगा। अब इस 3 में जो भी लोग हैं उनमें अगर गवर्नर जनरल प्रेजेंट नहीं है और ये 2 वाले में भी गवर्नर जनरल प्रेजेंट है, तब भी ये 2 वाला लॉ नहीं बनेगा, ये 3 वाला ही लॉ बनेगा। ओके, और सारी आंसरेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आ रही थी गवर्नर जनरल के हाथ में। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास कुछ तो पावर दो कि अगर तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल समझा रहे हो या फिर रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, तो मेरे पास डिसीजन लेने की पावर भी तो होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 मेंबर्स कर दिया। 3 मेंबर्स करने से क्या हुआ, देखिए गवर्नर जनरल जो था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 3 मेंबर्स, टोटल हो गए 4 मेंबर्स। अब 4 मेंबर्स में गवर्नर जनरल को सिर्फ एक आदमी चाहिए उसकी तरफ, है ना। अब उसको कन्विंस नहीं करना है 2 लोगों को, उसको सिर्फ एक आदमी चाहिए कि भाई मेरी तरफ होगा। एंड इन अ सिचुएशन ऑफ टाई 2:2 अगर हो गया, तो फिर क्या होगा, जिस भी साइड पे गवर्नर जनरल होगा वो मान हो जाएगी, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास थी एक काइंड ऑफ वीटो पावर, और जो भी डिसीजन लिया जाएगा गवर्नर जनरल का वो फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से सेंट्रल लेजिस्लेचर में आई बहुत ज्यादा बड़ा शिफ्ट। और यहाँ पे आप देखें तो गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। ओके, फिर आ गया हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी क्या हुआ, पहले क्या था, यहाँ पे गवर्नर जनरल है ना, उसके नीचे मद्रास है, बॉम्बे है, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उनके गवर्नर हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। पहले इनके भी अंदर भी 4 मेंबर्स होते थे, इनको घटाकर कर दिए गए 3 मेंबर्स होंगे। ओके, सेम बॉम्बे बॉम्बे के साथ भी सेम यही हुआ। पर ये जो 3 मेंबर्स है ना, उनमें से एक को बना दिया गया कमांडर इन चीफ। तो जो भी कमांडर इन चीफ होगा वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया इतना? नहीं आया तो लेट मी रिपीट इट अगेन। क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले 4 मेंबर्स होते थे, फिर घटाकर 3 कर दिए गए, तो गवर्नर को मिलाकर हो गए 4 मेंबर्स, जिसकी वजह से डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया गवर्नर के लिए, और गवर्नर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे आ गया। ठीक है, अभी जो 3 मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स में से एक मेंबर को बना दिया गया कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो जो भी कमांडर इन चीफ होगा वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बन जाएगा। ओके, अब हम आते हैं रेवेन्यू पे। रेवेन्यू का क्या सीन चल रहा था, देखो पहले क्या था कि कमर्शियल ट्रेड होता था, मतलब जितना भी ट्रेड हो रहा है, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो किसी भी चीज में हो, वो जितना भी पैसा आ रहा था, वो रेवेन्यू का बेसिकली मतलब होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। ओके, तो ये कमर्शियल ट्रेड था। फिर था हमारा जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरियल पोजीशन से, मतलब कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जितना भी था हमारा, चाहे वो रियोतवारी हो, है ना, महालवारी, महालवारी तो थोड़ा पूरा पंचायत वगैरह का आ जाता है, फिर भी महालवारी मान लेते हैं, है ना, चाहे वो हमारा जमींदारी हो, ये सारी चीजें हमारी टेरिटोरियल पोजीशंस में आ रही थी। पर इस ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशंस का नाम हटाकर कर दिया गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया। अब देखो सिर्फ नाम चेंज हुआ है, सिस्टम सेम है, बस नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज करके कर दिया गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, ये सिग्निफाई कर रहा है द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो टेरिटरीज हैं, ये जमीनें हैं, वो ऑक्यूपाई करी हैं, वो कब्जा ली हैं, पर इन पर अगर देखा जाए तो अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है।
है ना, ये सिग्निफाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरियल पोजीशंस का नाम चेंज करके ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया कर दिया गया था, और सॉल्ट टैक्स जैसे चल रहा था वैसे चल ही रहा था। अब देख लेते हैं ड्रॉबैक्स क्या क्या रहे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के। तो सबसे पहला रहा हमारा डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट में क्या हुआ कि पहले तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा एक दूसरे के काम में, सब बढ़िया स्मूथली चलेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई बहुत से ऐसे मैटर्स होते थे जो कि पॉलिटिकल और कमर्शियल दोनों होते थे इन नेचर। ओके, दे वर बोथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इन नेचर। जैसे कि अब रेवेन्यू कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन तो भाई कमर्शियल है, ठीक है, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविंसेस से भी तो कनेक्टेड है ना, जो कि पॉलिटिकल होगा इन नेचर। क्या आप ऐसा तो है नहीं है कि विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन आप कलेक्ट कर लोगे रेवेन्यू। चलो आपने रेवेन्यू कलेक्ट भी कर लिया तो आप यू नो कि ये जो पूरी स्टेट है वो कैसे रन करोगे, आपको उसके लिए तो फंड्स लगेंगे ही, पर जो रनिंग ऑफ स्टेट है वो तो पॉलिटिकल है ना इन नेचर। तो बहुत से ऐसे इश्यूज थे जो कि कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही थे। फिर उन मैटर्स का क्या, फिर हम आते हैं कि भाई एक और एग्जाम्पल है कि जैसे अगर इंडियन रूलर है उसके साथ लड़ाई हो जाए तो वो तो पॉलिटिकल है इन नेचर। पर इस लड़ाई में, इस वॉर में बहुत ज्यादा पैसे भी तो खर्च होते हैं, फंड्स भी तो लगते हैं, तो ये जो फंड्स का मैटर आ जाएगा वो हो जाएगा कमर्शियल इन नेचर। अब पॉलिटिकल वाली चीज तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभाल रहा है और कमर्शियल वाली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभाल रहे हैं, तो फिर क्लैशिंग हो गई ना हर चीज में कि बहुत से मैटर्स होते हैं जिनमें दोनों ही चीजों की अटेंशन चाहिए पड़ती है। अब हम देखते हैं अफेक्ट्स। अफेक्ट्स क्या रहे इन सब चीजों के, ये जो क्लैश हो रहा था उसकी वजह से क्या क्या हो रहा था। देखो सबसे पहले तो ओवरलैप्स हो रहे थे, डिलेज हो रहे थे, कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे थे। कैसे हो रहा था कि भाई देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोलता था कि भाई ये काम तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का है ना, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलता था कि नहीं ये काम तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी ब्लर्ड थी, या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार किसके अंडर है, कौन इस पे डिसीजन ले रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिले हो रहा था डिसीजन मेकिंग। ओके, और बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस भी हो रहे थे। ब्लड अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि चलो अगर एक कोई काम हो गया है ना, अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने फॉर एग्जांपल कोई एक काम कर दिया, अब उसने काम तो कर दिया है बट फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कि भाई हमने काम कर दिया पर एक्चुअली काम तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का ना, हमारे अंडर तो था ही नहीं, तुमने हमारे ऊपर फालतू में थोप दिया। तो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं लेना चाह रहा था, जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेना चाह रहा था फॉर देयर ओन डिसीजंस। ओके, सो दिस वाज इट फॉर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके बाद हम कवर करेंगे अपना चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट को अगर हम देखें तो देयर वर थ्री चार्टर एक्ट्स। ओके, 1813 का चार्टर एक्ट एंड 1833 का चार्टर एक्ट। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द थ्री चार्टर एक्ट्स इन आवर फॉलोइंग वीडियोस। ओके, so please stay tuned for the charter act 1793. I'll be posting it just next to it. Okay, if you are much interested in it. Thank you for watching. If you like it, please do subscribe my channel, do comment on my video. If you like it, please tell me if you dislike it, and if you find any kind of problem in it, please do comment on it. I'll be very much grateful for that comment. And secondly, if you want any kind of material for the videos I'm posting, or for the topics I'm posting, you can comment down for that as well. I'll provide you that particular PDF and everything. I'll provide you the PDFs as well and the PowerPoint presentations as well. So yeah, thank you for watching. Bye bye, see you in my next video. Till then, take care. Bye bye.